हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त संचार की प्रक्रिया में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए मस्तिष्क, यकृत, हृदय या गुर्दा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें रक्त संचार की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले अंग की, तो हृदय हमारा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। हृदय शरीर का प्रमुख अंग है जो रक्त को पंप कर सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यह शरीर के संचार तंत्र का भी केंद्र है। ये भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पीयूष ग्रंथि। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर यकृत यानी कि लीवर की बात करें, तो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करने में सहायक होती है। ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फेफड़े किस अंग तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र या रक्त संचार तंत्र। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फेफड़े की, तो फेफड़े यहाँ पर श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के अंग है जो शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, पढ़ाई को बढ़ावा देना, रोगियों की संख्या बढ़ाना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना या इलाज सस्ता बनाना। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या है। पिछले क्वेश्चन में आपसे उद्देश्य पूछा गया और इसमें आपको यहाँ पर माध्यम बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, मनोरंजन, टेलीविजन, जनसंचार, स्कूल और परिवार या खेल। आपको बताना है कि स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख माध्यम है जनसंचार, स्कूल और परिवार। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जनसंचार माध्यम विद्यालय और परिवार मिलकर स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं और ये माध्यम जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वास्थ्य शिक्षा में प्राथमिक रोकथाम का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, बीमारी हो जाने पर इलाज, बीमारी के बाद पुनर्वास या बीमारी से पहले बचाव या केवल दवा का सेवन। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वास्थ्य शिक्षा में प्राथमिक रोकथाम का क्या अर्थ है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में प्राथमिक रोकथाम का अर्थ है बीमारी से पहले बचाव। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बीमारी से पहले बचाव यानी कि प्राथमिक रोकथाम का अर्थ है यहाँ पर रोग से पहले उसकी रोकथाम, जैसे टीकाकरण, स्वच्छता बनाए रखना और सही आहार लेना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिक गुण किसके द्वारा संस्कृति में जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कोशिका, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। अपना आंसर आप यहाँ पर जल्दी से दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डीएनए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। वह अणु है जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, 23, 46, 48 या 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए होती है। ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, एक्स और वाई, ए और बी, पी और क्यू,
एम और एन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। लिंग निर्धारण के लिए एक्स और वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लिंग निर्धारण के लिए एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। पिता का गुणसूत्र संतान के लिंग को तय करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा कि पिता का गुणसूत्र संतान के लिंग को तय करता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मोंडल के किस प्रयोग से आनुवंशिकी की नींव पड़ी। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा। मटर के पौधे पर प्रयोग, धान पर प्रयोग, गेहूं पर प्रयोग या आम पर प्रयोग। बेहतरीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मेंडेल के किस प्रयोग से आनुवंशिकी की नींव पड़ी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। मटर के पौधों पर प्रयोग। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियम बनाए हैं, जिन्हें आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। स्वच्छता को मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। सुंदरता बढ़ाना, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, रोगों की रोकथाम करना या समय बचाना। आपको बताना है कि स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है रोगों की रोकथाम करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्वच्छता से बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे रोगाणु दूर रहते हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शौचालय के नियमित सफाई का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। पानी की बचत, सफेदी बनी रहती है, संक्रमण से बचाव या समय की बचत। आपको बताना है कि शौचालय के नियमित सफाई का मुख्य लाभ क्या है। तो शौचालय की नियमित सफाई का मुख्य लाभ है संक्रमण से बचाव। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्वच्छता से संबंधित कौन सी आदत है। ऑप्शन यहाँ पर है। गंदे हाथों से खाना खाना, बिना नहाए बाहर जाना, रोज ब्रश करना या बिना ढके खाना छोड़ना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो स्वच्छता से संबंधित यहाँ पर आदत की बात करें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। रोज ब्रश करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भोजन की स्वच्छता में कौन सा कदम आवश्यक नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हुए चलेगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे। खुले में भोजन रखना, ताज़ा भोजन तैयार रख करना, हाथ धोकर खाना बनाना या बर्तनों की सफाई करना। आपको बताना है कि भोजन की स्वच्छता में कौन सा कदम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। खुले में भोजन रखना। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए। केवल पानी से धोना, मिट्टी से धोना, साबुन और पानी से धोना या गीले कपड़े से पोंछना। आपको हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। तो हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर साबुन और पानी से धोना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। संस्थापित प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। लाभ कमाना, संस्था की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना या केवल श्रमिकों को नियंत्रित करना या बजट बनाना। आपको बताना है कि संस्थापित प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो संस्थापित प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर संस्था की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संस्थान के सुचारू संचालन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। बड़ा भवन, कठोर अनुशासन, प्रभावी नेतृत्व या अधिक कर्मचारियों की संख्या। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो संस्थान के सुचारू संचालन के सबसे आवश्यक तत्व है प्रभावी नेतृत्व। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रभावी नेतृत्व संस्था को सही दिशा में ले जाता है, कर्मचारियों को प्रेरित करता है और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। संस्थापित प्रबंधन में नियोजन का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। कार्य में देरी करना, अनावश्यक
संसाधन प्रयोग, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना या केवल बजट तैयार करना। आपको यहाँ पर संस्थापित प्रबंधन में नियोजन का क्या अर्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस प्रक्रिया में संस्था के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण या अधिप्राप्ति। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि किस प्रक्रिया में संस्था के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा नियंत्रण। नियंत्रण प्रक्रिया में यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संस्थापित प्रबंधन में कौन सा कार्य मानव संसाधन से संबंधित है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे निर्माण कार्य, श्रमिकों की भर्ती, माल की खरीद या इमारत में मरम्मत। आपको यहाँ पर बताना है कि संस्थापित प्रबंधन में कौन सा कार्य मानव संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, श्रमिकों की भर्ती। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। श्रमिकों की भर्ती मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना होता है, जिससे संस्था की कार्यक्षमता बनी रहती है। ये भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। समन्वय का क्या अर्थ कार्य है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे सबको अलग अलग दिशा देना, विभागों में प्रतिस्पर्धा कराना, संस्था के सभी कार्यों को एक दिशा देना या समय की बर्बादी करना। आपको यहाँ पर समन्वय का क्या कार्य है ये आपको बताना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलेगा। तो समन्वय का यहाँ पर कार्य होता है संस्था के सभी कार्यों को एक दिशा देना। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बजट बनाना किस प्रकार का प्रबंधन कार्य है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे नियोजन, संगठन, निर्देशन या नियंत्रण। आपको बताना है कि बजट बनाना किस प्रकार का प्रबंधन है। तो बजट बनाना नियोजन प्रकार का प्रबंधन है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कौन सा विकास जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे भाषा विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकास जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। तो शारीरिक विकास जन्म से पूर्व यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शारीरिक विकास भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है, जिसमें कोशिकाओं का निर्माण और अंगों की वृद्धि होती है। ये भी आप ध्यान से देखते ही चलेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए मलेरिया, हैजा, मधुमेह या क्षय रोग। यहाँ पर संक्रामक रोग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मधुमेह रोग संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। रोगों से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे टीकाकरण, दवाइयों का सेवन, आराम करना या पानी पीना। आपको यहाँ पर बताना है कि रोगों से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो रोगों से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर होगा टीकाकरण। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26। सूती वस्त्रों को धोने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं बहुत ठंडा, उबलता पानी, गुनगुना पानी या गर्म पानी। आपको बताना है कि सूती वस्त्रों को धोने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं गुनगुना पानी। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सूती कपड़े गुनगुने पानी में धोने से बेहतर साफ होते हैं और यहाँ पर उनकी रंगत भी सुरक्षित रहती है और अधिक गर्म पानी से सिकुड़ने का डर होता है। इसलिए गुनगुने पानी में सूती वस्त्रों को यहाँ पर धोना चाहिए। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की और। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे केवल दवाई लेना, डॉक्टर के पास जाना, स्वच्छता बनाए रखना या खाना न खाना। आपको यहाँ पर बताना है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सबसे जरूरी क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा स्वच्छता बनाए रखना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। खुले में शौच करने से किसका खतरा बढ़ता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए
शिक्षा का, कृषि उत्पादन का, जल स्रोतों के प्रदूषण का या मानसिक विकास का। आपको बताना है कि खुले में शौच करने से किसका खतरा बढ़ता है। तो खुले में शौच करने से जल स्रोतों के प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे जरूरी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। महंगे कपड़े पहनना, केवल दवाइयाँ खाना, संतुलित आहार और स्वच्छता या टीवी देखना। आपको यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे जरूरी है ये आपको बताना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जो सबसे जरूरी होता है वह यहाँ पर संतुलित आहार और स्वच्छता बनाए रखना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है और इससे मनुष्य स्वस्थ भी रहता है। और स्वच्छता भी शरीर की बनाए रखने से यहाँ पर जो रोग प्रतिरोध जो होती है रोगों से भी दूर रहते हैं, यानी कि स्वच्छता से रोगों का खतरा भी कम रहता है। इसलिए संतुलित आहार और स्वच्छता शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी होता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, हाथ धोने की सही विधि कितने समय की होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताने कि हाथ धोने की सही विधि कितने समय की होती है। तो हाथ धोने की जो यहाँ पर सही विधि होती है वह 20 सेकेंड की होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 20 सेकेंड। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने पर अधिकतर कीटाणु मर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की और। बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाई जा सकती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा। उन्हें डांटकर, खुद करके उदाहरण देकर, उपदेश देकर या स्कूल न भेजकर। आपको बताना है कि बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाई जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। खुद करके और उदाहरण देकर बच्चों को स्वच्छता की आदत सिखाई जा सकती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, बाल विकास में विकास का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे। केवल शारीरिक वृद्धि, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन, केवल वजन और ऊंचाई बढ़ना, केवल शिक्षा प्राप्त करना। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल विकास में विकास का सही अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन। यही यहाँ पर बाल विकास में विकास का अर्थ है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, रेशा क्या होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। कपड़े की सिलाई की विधि, वह कच्चा पदार्थ जिससे धागा बनता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। धुले हुए वस्त्र या कपड़े पर बना डिजाइन। आपको बताना है कि रेशा क्या होता है। तो रेशा वह कच्चा पदार्थ जिससे धागा बनता है, वह रेशा होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। संतुलित आहार में क्या आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या केवल वसा। आपको यहाँ पर संतुलित आहार में क्या अवश्य होना चाहिए ये आपको बताना है। तो संतुलित आहार में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होने चाहिए, वही आहार संतुलित आहार कहलाता है और इससे मनुष्य भी स्वस्थ बना रहता है। अगर हम यहाँ पर आहार की बात करें तो भूख शांत करने के लिए जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें आहार कहा जाता है। और आहार में जैसे शारीरिक वृद्धि आहार की बात करें तो इस अनेक उद्देश्य से आहार लिया जाता है, जैसे शारीरिक वृद्धि करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर का रखरखाव करना और शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता प्रदान करना। इसलिए यहाँ पर सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली सामग्री को आहार कहा जाता है। ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया। रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया या गठिया। आपको बताना है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एनीमिया। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम एनीमिया की बात करें तो विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है और इसके स्रोत भी पूछे जाते हैं। तो मांस, कलेजी, दूध आदि इसके मुख्य स्रोत है। ये भी आप ध्यान से देखते ही चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की और। कौन सी आदत व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। जूते साफ करना, दांत रोज साफ करना, नया कपड़ा खरीदना या बाल रंगना। आपको बताना है कि कौन सी आदत व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रोज दांत साफ करना। ये आदत व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे डेंगू, हैजा, टाइफॉइड या मलेरिया। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हैजा नामक रोग पानी से फैलता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डेंगू और मलेरिया ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया खसरा, स्कर्वी, मरासमस या क्वार्सी-ओरकर। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में रोग है, वह है यहाँ पर क्वार्सी-ओरकर। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का यौगिक है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है और ये अमीनो अम्ल शरीर को उचित एवं आवश्यक पोषण देते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है और ये हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा में भी सहायक होता है और इसके स्रोत भी यहाँ से पूछे जाते हैं। दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडे की जर्दी आदि इसके प्रमुख स्रोत है। वहीं बच्चों में क्वार्सी-ओरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है और प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होती है और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन पकाने की गलत विधि से कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा नष्ट होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट। ये आपको यहाँ पर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भोजन पकाने की यहाँ पर गलत विधि से यहाँ पर जो पोषक तत्व सबसे ज़्यादा नष्ट होता है वह है यहाँ पर विटामिन सी। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर विटामिन सी की यहाँ पर बात करें तो विटामिन सी का यहाँ पर रासायनिक नाम भी पूछा जाता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके यहाँ पर इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें तो इसके मुख्य स्रोत है संतरा, नींबू, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि इसके प्रमुख स्रोत है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो ये भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। टीकाकरण किस प्रकार की रोकथाम है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए प्राथमिक रोकथाम, द्वितीय रोकथाम, तृतीय रोकथाम या उपचारात्मक रोकथाम। आपको यहाँ पर बताना है कि टीकाकरण किस प्रकार की रोकथाम है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो टीकाकरण यहाँ पर प्रथम प्राथमिक रोकथाम है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। दूध में कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से पाया जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम या फास्फोरस। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध में कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। दूध में पोषक तत्व विशेष रूप से पाए जाते हैं कैल्शियम। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम हड्डी एवं दांतों के निर्माण में सहायक तत्व है और यह रक्त के जमने तथा हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से संचालित करता है। इसके मुख्य स्रोत भी यहाँ से पूछे जाते हैं तो कैल्शियम दूध तथा उससे बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जी, मांस तथा चावल को छोड़कर अन्य अनाजों में भी पाया जाता है। अगर हम कैल्शियम को देखें तो यहाँ पर विकार इससे होने वाले कैल्शियम की कमी से हड्डियों एवं दांतों का ठीक से निर्माण नहीं होता है और दांत जल्दी निकलते हैं। यह टूट भी जल्दी जाते हैं। कैल्शियम गर्भवती स्त्रियों में हड्डियों के विकास के लिए भी आवश्यक तत्व है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, पीलिया। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर मच्छरों से फैलने वाला रोग है यहाँ पर मलेरिया। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखने की विधि क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए धूप में सुखाना, ज़्यादा पानी डालना, बार बार पकाना या नमक निकालना। आपको यहाँ पर बताना है कि भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखने की विधि क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, धूप में सुखाना। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सही उपभोक्ता व्यवहार में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे उत्पाद की जानकारी देना, रसीद प्राप्त करना, विज्ञापन पर अंधविश्वास करना या वस्तु की जांच करना। आपको बताना है कि सही उपभोक्ता व्यवहार में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विज्ञापन पर अंधविश्वास करना। ये सही उपभोक्ता व्यवहार में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बजट बनाना किस प्रकार का प्रबंधन कार्य है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, नियोजन, संगठन, निर्देशन या नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नियोजन। बजट बनाना यहाँ पर नियोजन प्रबंधन कार्य है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं, बचत का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट। अगर बचत के बजट की बात करें तो जब आय खर्च से अधिक हो तथा परिवार के लिए बचत भी की जा सके तो इसे बचत का बजट कहा जाता है। वहीं घाटे का बजट, जब खर्च आय से बढ़ जाए तो यह घाटे का बजट कहलाता है। संतुलित बजट, जब ऐसी स्थिति हो कि न तो बचत हो और न ही घाटा हो तो इसे परिवार संतुलित बजट कहा जाता है। इनमें से सबसे अच्छा बजट माना जाता है बचत का बजट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छा बजट कौन सा माना जाता है, तो बचत का बजट सबसे अच्छा बजट माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, उत्पाद पर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्यों दी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, सजावट के लिए, कानून के डर से, उपभोक्ता को जानकारी देने के लिए, कंपनी की पहचान के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्पाद पर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्यों दी जाती है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपभोक्ता को जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, एग मार्क किसकी गुणवत्ता का प्रतीक है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, सेवा उद्योग, ब्यूटी प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। आपको यहाँ पर एग मार्क के बारे में पूछा गया है, तो किसकी गुणवत्ता का प्रतीक है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, कृषि उत्पाद की यहाँ पर गुणवत्ता का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की और। उपभोक्ता का मुख्य अधिकार कौन सा है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देख, केवल सस्ता उत्पाद खरीदने का, मोल भाव करने का, गुणवत्ता युक्त वस्तु प्राप्त करने का या जो मिले उसे लेना। आपको यहाँ पर बताना है कि उपभोक्ता का मुख्य अधिकार कौन सा है। तो उपभोक्ता का जो मुख्य अधिकार होता है वह है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा, गुणवत्ता युक्त वस्तु प्राप्त करने का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, 1999, 1986, 2001 या 2019। आपको यहाँ पर बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1986। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1986 में लागू हुआ था, जिसे 2019 में संशोधित कर नया अधिनियम बनाया गया है। ये भी आप यहाँ से देखते चलेगा। इसका संशोधन कब किया गया था? 2019 में किया गया था। ये भी आप यहाँ पर देखते ही चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, 1986। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम में क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ISI मार्क किन उत्पादों पर होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, सेवाओं पर, औद्योगिक वस्त्रों पर, खाद्य एवं औद्योगिक वस्तुओं पर या विदेशी उत्पादों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर
ISI मार्क किन उत्पादों पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। खाद्य एवं औद्योगिक वस्तुओं पर ISI मार्क यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। ये था आज का हमारा सेशन। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों को आज का सेशन आप शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। हम बस चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो। और हम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।